बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल का नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ते हैं नॉवेल्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है चांदनी गुनगुनाने लगी। ये उम्मे मरियम का नावल है। बहुत खूबसूरत कज़न बेस्ड नावल है और ये चाइल्डहुड निकाह पे बेस्ड है। इसकी थीम बहुत मज़े का डिफरेंट सा नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांदनी गुनगुनाने लगी उम्मे मरियम। अस्सलाम वालेकुम, गुड नून, हाउ आर यू हरम। फारा ने अंदर घुसते ही बैग और चादर सोफे पर फेंक कर हवास बहाल करते हुए गहरी सांस भरकर कहा। कमरे में आते ही एसी की कूलिंग ने उसके गर्मी, पसीने और प्यास से बेहाल वजूद को जैसे किसी हद तक पुरसकून करने में मदद दी थी। फ्लोर कुशन घसीट कर वो हुर्मत के पहलू में ही लंबी लेट गई, जो टीवी में मुनहमिक गोया उसकी आम से भी बेखबर थी। जवाबन सलामी भेजना तो दूर की बात, फारा ने ज़रा सा सर उठाकर उसकी महवियत को देखते खुद ही एहसास दिलाना चाहा। यार इतनी धूप से आई हूँ, पानी ही पिला दो यक ठंडा सा। उसने हुर्मत के हाथ से रिमोट छीनना चाहा। इरादा टीवी ऑफ करने का था, मगर वो तो चील की तरह चपटी थी। खबरदार खबरदार, फारा की बच्ची डिस्टर्ब ना करो। देख नहीं रही कि मैं अपना पसंदीदा शो देख रही हूँ। वो जिस तरह बगैर लिहाज मुरवत की आंखें निकाल कर घुराई थी, फारा का मुंह बन गया था। उसने स्क्रीन पर शहजादों किसी शान बेनियाजी से जलवागर, मशहूर मारूफ और हर दिल अजीज़ ड्रामा आर्टिस्ट आज़र खां को खा जाने वाली नज़रों से घूरने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि दांत कचकचा कर बोली थी, गालिबन ये प्रोग्राम तो तुम रात को भी देख चुकी हो। अब फिर जी नहीं भरा अभी तक आंखें सेंक सेंक कर। उसने भी लिहाज मुरवत बलाए ताक रख कर बेनकद सुनाई और तनतनाती हुई उठकर खुद फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाई। प्रोग्राम में वक्फा आ चुका था जब ये जीजी हुर्मत की तवज्जो उस पर हो चुकी थी। अच्छा बताओ, कैसा गुजरा पहला दिन तुम्हारी सो कॉल्ड जॉब का। वो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, आंखें पटपटा रही थी, चेहरे पर शरारत का अक्स नुमाया था, जो उसकी मासूमियत भरी दिलकशी को मज़ीद उजागर कर रहा था। मगर फारा हलक तक बेजार थी। बकवास मत करो मुझसे, खबरदार, जो मेरे मुंह लगी तुम। बस तुम इस आज़र खां को देखती और आहें भरती ही मर जाना, खस कम जहाँ पाक। पानी की बोतल का ढक्कन उतारकर मुंह से लगाने से कबल फारा ने उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ करना ज़रूरी ख्याल किया। वो बुरा माने बगैर दांत निकालती रही। ओह फित्ता गुस्सा, आज तो मुझे लग रहा है अपने भाई का ज़्यादा ही दर्द उठा है तुम्हें। तुम जल्दी करती रहना, मुझे क्या बहरहाल भूल है तुम्हारी कि उस कालू को मैं कभी मुंह लगाऊंगी। जवाबन उसने भी जलती पर तेल ही डाला था। फारा का चेहरा गमो गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ने लगा, मगर हुम्मत के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी जानिब देखती और उसके दुख को समझ पाती। प्रोग्राम एक बार फिर शुरू हो चुका था। सुहानी शाम पूरी तरह पर फैला चुकी थी। हवाओं में खुशगवारी थी, जब भी गर्मी का जोर टूटा हुआ लग रहा था, वरना सारा दिन तो लू चलती रही थी। वो बड़े फ्रेश मूड में थी, हाथ में पाइप पकड़े पौधों को पानी में नहलाते अपनी लय में गुनगुनाने में मसरूफ थी, जब सोया सोया सा चेहरा और बिखरे बाल लिए फारा भी अपने कमरे से निकलकर उसी सिमत चली आई। तेरे नाल मैं लाइयां अखियां वे तू फिर भी दूरियां रखियां, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। इस तरह तो होता है मैं इस तरह के कामों में। फारा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पाइप ले लिया। नल वो पहले ही बंद कर चुकी थी। मसलन किस तरह के कामों में? हुर्मत भवें चढ़ाकर बोली। कभी गौर तो करो हरम, कहाँ वो मशहूर मारूफ आर्टिस्ट जिसकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर बाहर के मुल्कों तक जा पहुंची, और कहाँ तुम्हें कहाँ से घरेलू लड़की तुम्हारी तरह की ना जाने कितनी और भी आम और बेवकूफ़ लड़कियां होंगी जो ये हिमाकत कर रही होंगी। हरम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शराब के पीछे भाग रही हो? उसके लहजे में महसूस किए जाने वाला दुख और तासुफ था। शायद जब भी हरम खिलाफ मामूल कुछ नहीं बोली, होंठ भींचे दूसरी जानिब देखती रही। अलबत्ता चेहरे पर नागवारी के तासरात बता रहे थे कि उसे फारा की बात कितनी बुरी महसूस हुई। दोनों के दरमियान तवील खामोशी का वक्त तकलीफ दे वक्फा आया। तब फारा ने ही उस खामोशी के पर्दे को चाक किया। ओह हाँ, मैं बताना भूल गई, रात भाई हमारे लिए लॉन और कॉटन के सूट लाए हैं, अभी वैसे ही रखे हैं। मैंने सोचा पहले तुम पसंद कर लो। अब उसका अंदाज पहले की तरह नॉर्मल और किसी हद तक सुलझो अपनायत लिए हुए था, मगर हरम की नागवारी उसके लहजे में भी दर आई। देखो, तुम अपने भाई से कह देना कि वो अपनी तवक्कुआत और उम्मीदों को कम अज़ कम मुझसे, मेरी ज़ात से अलग ज़रूर कर ले।
क्योंकि मेरा कभी उसकी पजीराई करने का इरादा नहीं था और ना होगा। फारा ने दुख की शदीद कैफियत में घिरकर आंखों में सुर्खी लिए उसे एक नज़र देखा और बोली, क्या समझूं मैं उसकी वजह? आज़र खान, फारा का सवाल बहुत हतमी था। हरम दांत पीछे खड़ी रही, जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मामा उन्हें पुकार रही थी। वो यूं ही तना हुआ चेहरा लिए आगे बढ़ गई। फारा वही खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। जब पहली बार हरम पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो अपनी नादानी के दौर में ही उम्र की मनकूहा बना दी गई थी, तो एक हंगामा खड़ा कर दिया था। कितनी चीखी और चिल्लाई थी वो उस एक बात की वजह से। एक यही शख्स मिला था दुनिया में आपको मेरे लिए। उसके लहजे की रौनक, वो भी लाडले और इकलौते भांजे के लिए, मामा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब भी उसे तनबीहन घूरा, क्यों, क्या कमी है उम्र में, खूबी कौन सी है वो बता दे। वो भनकारी थी, बसना चलता था जैसे निकाह कोई कांच का बर्तन हो जिसे वो दीवार पर मारकर लम्हों में तोड़ दे और जान छुड़ा ले। बदतमीजी नहीं करो हरम, शौहर है वो तुम्हारा, तमीज़ से जिक्र किया करो, समझी। मामा के लहजे में सिर्फ तनबीह नहीं थी, बेहद नागवारी भी उतर आई। वो पैर पटकने लगी। हूँ शौहर, ज़बरदस्ती का बनाया हुआ नहीं मानती मैं इस रिश्ते को। वो किसी भी पल रोने को तैयार थी, मगर मामा ने उसका बाजू पकड़कर बेहद सख्ती से झटका दिया था। आज जो बकवास तुमने यहाँ मेरे सामने की है हरम, वही काफ़ी। आज के बाद मैं ऐसी कोई फजूल बात ना सुनूं। ये बंधन तुम्हारे बाबा का बांधा हुआ है और भाईजान की शदीद ख्वाहिश और हम सबकी रजामंदी भी शामिल थी। तुम्हारी बेकार जिद की खातिर हम अपने रिश्तों को नहीं तोड़ सकते। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके। उनके सख्त लहजे में अजीब सी काटदार तलखी थी। वो खाइफ नहीं भी हुई तो महताज ज़रूर हो गई थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि उसके सामने सुनो ने आम से नकूश के मालिक उमर हसन को भी जबरन कबूल कर लिया था। उसने अपना खेल दूसरे अंदाज में खेलने का फैसला किया था, जिसमें फ़तेह का इम्कान 100% था और वो पुरयकीन थी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ग्रे पैंट कोट में मलबूस हाथ में पकड़ा सेलफोन जेब में मुंतकिल करता हुआ वो अपने मखसूस बावकार अंदाज में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरी जान, खुश आबाद रहो। बाबा ने अखबार रखते हुए मुस्कुराकर बड़ी खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और फारा को नाश्ता लाने को आवाज़ें देने लगे। फारा जल्दी आ जाओ भाई, आज मुझे ज़रा जल्दी निकलना है। वो घड़ी देखते हुए खुद भी पुकारा तो वो चौंक कर उसे तकने लगे। क्यों, खैरियत है ना बेटे? जी बाबा, आज बहुत अहम ऑपरेशन है तो ही मुझे जनरल अस्पताल के दौरे पर भी जाना है। कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, दीगर डॉक्टर्स के साथ मुझे भी उनके चेकअप को जाना है। उसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि उन्हें इलाज के लिए बाहर भिजवाना चाहिए या नहीं। वो कल होने वाले बम धमाके में ज़ख्मियों की हालत डिस्कस करने लगा। वो खामोशी से सुनते रहे। बेटा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, रोज़ बरोज़ रंगत मान पड़ती जा रही है। रात भी 12 बजे के बाद आए हो, मामा बता रही थी तुम्हारी। उनके टोकने पर वो नरमी से मुस्कुराया कि हरम को शरारत सूझ गई। चाचू, इन्हें फेयरनेस क्रीम का कमर्शियल दिखाएं, 15 दिन का निखार गारंटी के साथ। अगर ये ज़्यादा बिजी हैं तो मैं ला दूंगी इनके लिए। बज़ाहिर मुस्कुराता शरीर लहजा, मगर उसमें मौजूद अहानत को फारा ही महसूस कर सकती थी। उसने एक वसीली और तनबीह निगाह हरम पर डाली, मगर वो मतवज्जा ही कहाँ थी। वो तो अपने ही ख्याल में थी। जितने भी भाग दौड़ कर लो डॉक्टर उमर हसन, बहरहाल तुम आज़र खान के जैसे तो कभी नहीं बन सकते। याद रखना, वैसे भी तुम ज़िंदगी को खामखा मुश्किल बना रहे हो। जितना पैसा है ना चाचू के पास, तुम बैठ कर भी उड़ाओ तो ख़त्म ना हो, मगर तुम्हें तो। वो सोच कर रह गई। फारा ने सर दा भरकर उमर के सामने नाश्ते के लवाजमात सजाने शुरू कर दिए। आपको जल्दी अस्पताल पहुंचना है भाई? हाँ पहुंचना तो है। खैरियत, तुम क्यों पूछ रही हो? उमर ने चाय का भाप उड़ाता मग उठाते हुए उसे एक नज़र देखकर कहा, अगर आपको जल्दी है तो फिर रहने दे। एक्चुअली आज मुझे 1 घंटा लेट जाना था, मगर हरम का यूनिवर्सिटी का टाइम तो यही है। मैं सोच रही थी कि अगर आप उसे ड्रॉप कर देते तो। वो अपना मसला बता रही थी। उस हरम ने सख्त जुज़बुज़ होकर फारा को घूरा। वो मतवज्जा थी या दानिस्ता नज़रअंदाज कर रही थी। ओके, कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, वो फिलफोर जवाब दे रहा था। फारा ने मुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। मगर आपको देर हो सकती है, इतना अहम काम है आपका। फारा ने जितनी संजीदगी से कहा था उतनी संजीदा वो थी नहीं। मुस्कान उसके होंठ और आंखों में मचल रही थी। इट्स ओके मेंशन नॉट। हरम, तुम नाश्ता कर चुकी हो तो उठ जाओ, हरी अप। इसने पहले फारा को तसल्ली दी, फिर हरम को मुखातिब किया जो सख्त नाला और जुज़बुज़ नज़र आ रही थी। उमर चाय के साथ स्लाइस के चंद वाले लेकर ही कुर्सी धकेल कर पीछे खड़ा हो उठ गया। फारा के साथ मामा ने भी टोकर नाश्ता करने को कहा, मगर वो रुका नहीं था और हरम को पोटी कप में आने का कहता अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया। वो फारा को घूरते हुए अपना जर्नल और बैग उठाए, एक तरह से पैर पटकती हुई उसके पीछे गई। फारा बेख्तियार हंसने लगी कि अब हंसी कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं थी। मामा ने उसे कुछ हैरानी से देखा। तुम्हें आज क्यों देर से जाना है और ये खामखा हंस क्यों रही है? उनके इस्तफसार पर वो गड़बड़ाती हुई फिलफूर संभली और गला खंकारा। कुछ नहीं मामा, बस ये सोच रही थी कि उमर भाई के साथ कितनी प्यारी लगती है ना हरम। वो उमर का अधूरा छोड़ा हुआ नाश्ता करने में मसरूफ़ हुई। बहुत खूबसूरती से बात का रुख बदल चुकी थी। मामा भी मुस्कुराने लगी। हाँ बेटे, अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
हज़ारों खुशियाँ दिखाए। प्यारे लगते हैं दोनों, जब भी तो एक मजबूत बंधन में बांध दिया। उनके जवाब पर बजाय खुश होने के वो गुमसुम होने लगी। शायद मजबूत बंधन में हरम के नज़दीक कोई वक़्त नहीं रखता मामा। बस क्या बताऊँ आपको, वो क्या हिमाकत कर रही है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहती है। गोया एहसास ही नहीं, मगर उसे ये हिमाकत नहीं करने दूंगी मैं। वो मेरे भाई की बहुत अनमोल खुशी है। वो बेहद संजीदा हो रही थी। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? ऑफिस से वापसी पर वो अब फ्रेश होकर बाहर निकली जब हरम ने उसे बड़े दोस्ताना अंदाज में ऑफर की थी। फारा के अपने हाथ अपने गीले बालों में हरकत करते उसी जाविये पर साकिन हुए और चेहरे पर बड़ा खुशगवार सा तासुर उभरा। गोया उसने खाने की ऑफर नहीं की, उसके भाई को कबूलियत की सनद बख्श दी हो, मगर बज़ाहिर नखुवत दिखाई थी। क्यों? आज वो हमारे रकीब रोसिया का प्रोग्राम नहीं आ रहा क्या टीवी पर? जब ये इखलाकियात निभाई जा रही है। इस जवाब पर हरम की बड़ी बेसाख्ता किस्म की हंसी छूटी थी। वाह क्या डायलॉग है यार, कसम से। वैसे मेरा ख्याल है ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को बोलना चाहिए था। वो झूम झूम गई थी। साफ जाहिर था मूड खुशगवार है। इन्हें कभी तुम कोई मौका दो तब ना। फारा का शिकवा जैसे नोके जुबान पर आ धरा था। हूँ अगर एक जिम्मेदार पोस्ट पर आकर भी उसमें हौसले जुर्रत की कमी है तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो कलस कर बोली और कंधे उचका दिए। फारा को उसकी बात अलबत्ता हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। जब ही घूरा, बको मत, मेरा भाई बुज़दिल नहीं है के हौसले की कमी हो। वो बस इज्जत करता है तुम्हारी और बहुत शरीफ भी है। हरम को ये सफाई और ये तरफदारी करंट बनकर लगी थी। जब भी भड़क उठी थी, उफ इज्जत मोहतरमा, किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो तो बेहतर है। और शराफत का ढिंढोरा बस तुम्हारे सामने चलता है। गुनों के पूरे हैं मौसूफ। पता भी है कि मुझे उसके साथ बाइक पर बैठना पसंद नहीं। उसके बावजूद सुबह गाड़ी का खराबी का बहाना बनाकर मुझे बाइक पर लेकर गया। ऊपर से स्पीड इतनी ज़्यादा, लाख चाह फासला बरकरार रखूं मगर गिरने को बचने के लिए उसका कंधा दबोचना ही पड़ा। वो कलस कर कह रही थी। फारा का हंसते हंसते बुरा हाल होने लगा। उसमें खबासत कहाँ से आ गई? ये तो मोहब्बत है मेरी जान। वो उसके पास आकर गले में बाजू हमाल करते हुए मुदर अंदाज में गुनगुनाई। हरम ने भरपूर गुस्से से उसके हाथ झटक दिए और उसे घूरते हुए फासले पर हो गई। मगर मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। उसका लहजा और अंदाज कतियत से भरपूर था। फारा के चेहरे पर तारीक सा साया लहरा गया। ऐसे मत कहो हरम, मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। वो बहुत चाहते हैं तुम्हें, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। फारा तो जैसे तड़प उठी थी। हरम ने तंजिया काटदार नज़रों से उसे देखा। अरसलान भी बहुत चाहता है तुम्हें। तुमने आज तक उसकी पजीराई क्यों नहीं की, जबकि वो तुम्हारे साथ खड़ा? इतना अजीब भी नहीं लगता जितना तुम्हारा भाई अपने दबे हुए रंग की बदौलत मेरे साथ खड़ा हुआ लगता है। उसका लहजा बेहद तज़हीक आमेज़ और काटदार था। फारा का चेहरा धुआं धुआं होकर रह गया। अगले कई सानियों तक वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हो सकी थी। फिर खुद को खासी दिक्कत से संभाल कर बोली तो लहजा नॉर्मल था। भाई की रंगत सांवली है मगर वो पुरकशिश नज़र आते हैं हरम। फिर सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें बहुत चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों की खुशी भी इसी में है। मैंने तुम्हें अपने भाई की शान में कसीदा पढ़ने को नहीं कहा। इत्तलान अर्ज़ है मोहतरमा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उसने फारा की बात काटी। वो और मामला है, उसे छोड़ दो। फारा ने गहरी सांस खींची और खुद को ढीला छोड़ दिया और उसे निगाहें चार किए बिना उसी संजीदगी से बोली। हरम को अजीब सी आग लग गई थी इस जवाब से। जब भी तुंद लहजे में बोल पड़ी, क्या वो मोहब्बत का मामला नहीं है? और क्यों छोड़ दूँ उसे? फारा ने बेबसी का शिकार होते हुए उसे देखा, जो बहुत कुछ जानते हुए भी दानिस्ता उसकी अजियत का सामान कर रही थी और पीछे हटने पर आमादा भी नहीं लगती थी। बताओ मुझे क्या कमी है? अरसलान भाई में आर्मी में कैप्टन है, हैंडसम है और सबसे बढ़कर तुम्हारे ख्वाहिशमंद हैं। उसका लहजा साफ तंजिया हुआ था। फारा ने होंठ भींचे और जलती हुई नजरें उस पर जमाई। कमी तो मेरे भाई में भी कोई नहीं है। वो भी पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पर हैं और अल्लाह के वास्ते अब हैंडसम ना कह देना माना, बाकी की खूबियाँ होंगी, मगर इस मामले में बहुत गरीब है तुम्हारा भाई। मुझे आज़र पसंद है, वाज़े रहे आज़र, और तुम्हारे भाई का किसी भी लिहाज से मुआवजा नहीं किया जा सकता। उसका अंदाज सरासर तमसखर उड़ाता हुआ था। फारा का चेहरा एकदम से बेतहाशा सुर्ख पड़ गया। वो कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही, फिर एक लफ्ज़ कहे बगैर वहाँ से जा चुकी थी। आज वो उसके फेंके तीरों से इतनी ज़ख्मी हुई थी कि जवाबों ने उसे सरजंश करना, सफाई देना भी याद नहीं रहा। उसे लगता था अगर वो एक पल भी इस बेहिस लड़की के आगे ठहरी तो अपना ज़ब्त खो देगी, और कम अज़ कम वो उसके सामने अपने आंसू बेमाया नहीं करना चाहती थी। आज़र खां का तज्जिया और तारीफ़ें तो ऐसे ही करती थी गोया वो उसे अपना प्रपोज़ल ही तो पेश कर चुका हो। उमर अपने ध्यान में इस्लाम करता अंदर आया था, मगर वहाँ पहले से इस्लाम को विराजमान पाकर मुस्कुराया। इस्लाम का पुरतबाक हमेशा की तरह था। वो उठकर बहुत पुरजोश अंदाज में गले लगा था उसके। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? उमर
उमर ने उसका लंबा चौड़ा वजीज सरापा नहायत मोहब्बत से अपने मजबूत बाजुओं में भींचा और मुस्कुराया। रात को आया था, सुबह होते ही यहाँ भागा आया, मगर लगता है किसी को हमारे आने की कोई खुशी नहीं हुई। उसकी शुकवा के नजरें बिलखसूस फारा पर जा पड़ी, जो टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजा रही थी। उसकी इस हरकत पर वो भी उमर के सामने बुरी तरह सटपटा कर रह गई। अरे नहीं डियर, तुम्हें गलत फहमी हुई है, यहाँ सब के लिए बहुत ख़ास हो तुम। उमर जो अपने सेल फोन पर कोई नंबर पुश कर रहा था, उसके शिकवे के जवाब में फितरी सादगी से वजाहत पेश कर गया। जान छोड़ दो भाई इसकी, अब ज़रा पढ़ाई भी कर लो, एग्ज़ाम्स नज़दीक है तुम्हारे। इसे टीवी में मगन देखकर फारा, जो उसकी लॉन की शर्ट सी रही थी, टोकते हुए बोली, यार ये आज़र को क्या सूझी, क्या हो गया, खैरियत? वो शर्ट मशीन से निकालकर कैंची से धागा काटते हुए बोली। इतनी फजूल लड़की है बिस्मा, उसके साथ मंगनी कर रहा है। उसके लहजे में तासुफ और फिक्रमंदी थी जबकि वो बेनियाज रही। हाँ तो क्या हुआ, मर्जी का मालिक है हर कोई। फारा का अंदाज लाशऊरी तौर पर जतलाने वाला हो गया। बिल्कुल ही अहमक है आज़र, इतनी जल्दी काहे की है? आखिर बिस्मा में है क्या जो उसे नज़र आया? सख्त मुस्तरिब लग रही थी वो हर अंदाज से, होंठ पे दर्दी से कुचलती गुलाबी नाजुक मोमी उंगलियां मरोड़ती। फारा को भी उस पर रहम आया। तुम्हारे इस तरह खुद को हल्कान करने से क्या वो ये हमकाना फैसला नहीं करेगा? रहम करो कुछ खुद पर, क्योंकि तुम मेरे भाई की अमानत हो। फारा की इस दर्जा फजूल बात पर वो इतना चिल्लाई कि जो हाथ लगा उसकी तरफ फेंकती चली गई। ये खफ़त उस वक्त मज़ीद बेहाल कर गई जब उसने दरवाजे में खड़े उमर हसन को देखा था। जब ये खफ़त मिटाने को उस पर उलट पड़ी। एटिकेट्स किसी चिड़िया का नाम है, ज़रा उस पर भी दिमाग खपा लिया होता। किसी के कमरे में आने से पहले गालिबन दस्तक देनी चाहिए। लाल भभो का चेहरा, गसीली आंखें, उसका बस ना चलता था कि क्या कर डाले। माइंड इट मोहतरमा, ये उनकी बीवी का कमरा है जिसमें आने से कबल इजाज़त की दफ़ा कानून नाफिज करता है, ना ही शरीयत। इससे कबल कि उमर कुछ बोलता, फारा ने बहुत खूबी से उसकी तबीयत साफ़ कर दी थी। हरम का चेहरा जितलाते हुए अंदाज पर मज़ीद तब किया। तुम भी गौर से सुन लो, बीवी नहीं मनकूहा, और वाज़े रहे ये निकाह भी मेरी नादानी का नतीजा था। जब मेरे कफ़ील मेरे वालिदैन थे और मैं ना बालिग। ऐसे निकाह को लड़की की मर्ज़ी होती है कि वो बालिग होने की सूरत में कायम रखना चाहती है या नहीं। एक एक लफ्ज़ चबाकर कहती वो इस कदर बेहिस, कठोर, सफाक और बेलिहाज लगी थी। उमर का चेहरा तमाम तर ज़ब्त, तहम्मुल और बर्दाश्त के बावजूद धुआं धुआं होकर रह गया। जब भी वो फिलफौर खुद को संभाल नहीं सका और कुछ कहे बगैर वहाँ से होंठ भींचे हुए तेज़ कदमों से वापस चला गया। उसके बाद फारा और हरम के दरमियान क्या और किस तरह बात हुई वो नहीं जानता था, वो जानना भी नहीं चाहता था। हरम की इस किस्म की फजूल और बेतुकी बातों और हरकतों को आज से कबल वो इसलिए भी नज़रअंदाज करता रहा था कि उसके ख्याल में वो अभी कम उम्र और ना समझ थी। इतनी छोटी उम्र में लड़कियां वैसे भी नादान और बहुत जज्बाती होती हैं, मगर इस तरह कदम कदम पर उसे हकीर गर्दाना और बेमाया करना भी उसे ज़ेब नहीं देता था। कितनी देर वो टहल कर अपने अंदर जल उठने वाले अलाव को बुझाने की सही करता रहा था। तब ही दरवाजे पर दस्तक हुई और फारा इजाज़त लेती अंदर दाखिल हो गई। उमर ने झुककर सिगरेट दराज से निकालने के बहाने गोया अपने तासुरात उससे मख्फी रखने चाहे। आई एम सॉरी भाई, वो उसके बाजू से आकर लगते ही सिसकी। उमर ने कुछ कहे बगैर उसका सर सहलाया था। वो बहुत बदलिहाज हो रही है, मुझे डर लगता है उसका कोई उल्टा सीधा कदम उस ख़ानदान को ना बखेर के रख दे। आप भी कुछ नहीं कहते हैं उसे, वो उल्टा उससे शाकी होने लगी। तुम परेशान ना हो, उस पर कोई जबर कोई दबाव ना डालो फारा, ये रिश्ते ऐसे कायम रहते भी नहीं हैं। उमर ने नरमी से उसे समझाया था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। ये ख्याल बहुत सुहाने रूह था कि वो दोनों खुदा न खासा एक नहीं होंगे। पहले वो इतनी बदतमीज़ी नहीं करती थी, मगर अब भाई मुझे कभी कभार लगता है वो आपकी तवज्जो की ख्वाहिश में ये सारी फजूल और ऊट पटांग हरकतें करती है ना? वो किसी ख्याल में गुम होती कह रही थी। उमर हसन के चेहरे पर बहुत तलख किस्म की मुस्कुराहट उभरी। खुशफहमी की हद भी तुम पर ही ख़त्म होती है अहमक लड़की। उसका एक एक लफ्ज़ जहर में डूबकर उभरा था, जैसे फारा खफ़त ज़दा सी हो गई। ना सही, लेकिन आप डांटिएगा ज़रूर, अपने रिश्ते का इस्तेहकाक इस्तेमाल करें भाई। अगर डांट नहीं सकते तो फिर कभी संजीदगी के दायरे से निकल कर उस पर बहुत तवज्जो दें, बहुत मोहब्बत लुटाकर ज़रूर परखिएगा उसे। आई एम श्योर वो बहुत मस्बत रिस्पॉन्स देगी। उसका लहजा बहुत मजबूत और पुरयकीन था। वो महज सा झटक कर रह गया। उससे कहा नहीं था, मगर वो रिश्तों में ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर का कायल भी नहीं रहा था, और वो भी मियाँ बीवी का रिश्ता।
वो सब मामू की तरफ आए हुए थे। आज सायरा अरसलान की बहन की माइयों की तकरीब थी। हरम की सच धज देखने वाली थी। सिल्वर कलर के लहंगे के साथ पर्ल का सेट, बालों का बहुत खूबसूरत स्टाइल बना रखा था। उस पर मोतिये के गजरों की कलाइयों में बहारें उस सही मानों में हवासों पर तारी कर रही थी। फारा ने तो उसे देखते ही बिल्कुल मामा के अंदाज में उसकी बलाएं ली थी। फिर शोखी से आंखें घुमाकर बोली, उफ, इतनी कहर सामानिया, आज बेचारे मेरे भाई की खैर नहीं है। हुसन के सारे ही हथियार तेज कर लिए तुमने। और वो जवाब में नाक चढ़ाकर रह गई। बात तो तुम इस तरह कर रही हो जैसे मुझे ही तो देखेंगे बस वो मोहतरम। और फारा को ये नाज भरा शिकवा ही लगा था। जबी जी जान से खुश हो गई। बात तो तुम भी ऐसे करी हो जैसे कभी किसी मौके पर तुमने उन्हें किसी और पर लाइनें मारते पकड़ा हो। उसके लहजे की शोखी उसके अल्फाज से आया थी और हरम के जवाब में नखुवत से नाक चढ़ाई थी और किस कदर सर्द अंदाज में गोया हुई। नहीं भाई, ये इल्ज़ाम तो मैं वाकई नहीं लगा सकती। शरीफ तो इतने हैं वो कि कभी मुझ पर भी लाइन नहीं मारी। वो गोया उसका मजाक उड़ाकर हंसी थी। आज आज़र खान की बिस्मा खातून से बाकायदा मंगनी की तकरीब हो रही थी। वही शोबिस के चौंसले और अदाई मीडिया पूरा साथ दे रहा था। लम्हा लम्हा की खबरें, बल्कि एक निजी चैनल तो तकरीब को बराह रास्त नशर कर रहा था। हरम सारा दिन कमरे में बंद टीवी देखने में मसरूफ़ रही और साथ जलने करने में भी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाने को तैयार होकर बाहर आई तो चेहरा सता हुआ, जबकि आंखें बेख्वाब लग रही थी। फारा ने कुनखियों से उसे देखते इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर सबको सुनाया था। मकसद उसे दुख देना नहीं, उस पर कुछ पावर कराना था। हरम चुपचाप अपना बैग उठ खड़ी हुई। ओके चाची, अब इजाज़त दीजिए। वो उनके आगे झुकी। फ़ी अमान अल्लाह मेरी बच्ची। उन्होंने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और पेशानी चुम ली। वो बाहर निकली तो फारा ने जाने कब की सीने में अटकी हुई सांस आज़ाद की। आंखें देखें इसकी मामा, माय गॉड, जैसे रोती रही हो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। फारा ने झुरझुरी सी ली थी। मामा ने सेब काटते हुए छुरी हाथ में रख दी। परेशानी की बात नहीं है कोई, सब ठीक हो जाएगा। बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही जज्बाती हरकतें कर जाती हैं। उनकी इस बात पर फारा को खफकासा होने लगा। आप ही उमर भाई को कुछ समझाएं। उसके जोर डालने पर मामा ने उलझ कर उसे देखा। मतलब क्या समझाऊं? वो हैरान थी। यही कि हरम से खुलकर बात करें। वो आखिर इस तरह उन्हें क्यों इग्नोर कर रही है? हाँ, मैं कहूँगी उमर से भी और ख़ुद भी करूँगी हरम से बात। तुम परेशान ना हो। वो मुस्कुराई तो फारा गहरी सांस भर के रह गई। भाई 1 मिनट रुकिए। फारा के पुकारने पर वो जो अहम केस की फ़ाइल का मुताला करने में मसरूफ़ से चौंक कर मतवज्जा हुआ। फारा सामने बेड पर टिक गई, यानी तसल्ली से बात करने के मूड में थी। जब ही उमर ने फ़ाइल बंद करके साइड पर रख दी और उसका ला कर रखा चाय का मग उठा लिया। आप स्पेशलाइजेशन करने के लिए क्यों नहीं जाते? आखिर वो बेहद संजीदगी से सवाल कर रही थी, मगर उमर उसी कदरे अचंभे में गिर गया। खैरियत, तुम क्यों पूछ रही हो भाई? एक बात मानेंगे? उमर महज उसे देखकर रह गया। उसकी नज़रों का अंदाज ऐसा था कि बिना कहे इसका मुतालबा जान गया हो। जब भी बेहद खामोश बैठा रहा। आप मज़ीद पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं। भाई प्लीज़ मेरी बात मान लें। तुम क्या समझती हो फारा, अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो हरम अपनी चॉइस बदल लेगी? वो जितनी मुल्तजी हुई थी, उमर उस हद तक तल्ख और सिफाक हो गया। सवाल और नज़रें ऐसी थी कि फारा की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई। उसके लहजे का अनकहा कब जैसे फांस बनकर फारा के दिल में पैवस्त हो गया था। भाई, मैं उसे उम्र का यूँ बिखरना अच्छा नहीं लगा था। जब भी कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उस पर साथ छोड़ गए थे। छोड़ दो फारा गुड़िया, सब बस जाने दो। जो जैसा है उसे चलने दो। हम अपनी किसी भी कोशिश से तकदीर के लिखे को नहीं टाल सकते। सो बी ब्रेव माई सेस। जो कल होना है बेहतर है। इसके लिए ख़ुद को आज तैयार करके रखो। वो खुद जख्म था, मगर उसे हौसला देने को लफ्ज़ तरतीब दे रहा था। आप क्या समझते हैं इस तरह से आज़र खां मिल जाएगा? आपकी कुर्बानी से पा लेगी वो अहमक लड़की उस शख्स को? भाई, आज़र खां मंगनी कर चुका है। और वो बेसाख्ता चीखने लगी थी कि उमर ने उठकर उसके सर पर हाथ रख दिया और वो तड़प कर सिसकियाँ भरने लगी। फारा, कूल यार, क्या हो गया है बेटे? टेक इट इज़ी। उमर कितनी मोहब्बत से उसके आंसू पूछ रहा था। बेहद तवज्जो और नरमी से धीरे धीरे समझाता हुआ। वो एक बेहद प्यारे दिल का मालिक, ख़ास इंसान था। हरगिज़ भी ठुकराए जाने के काबिल नहीं। मगर वो ये बात वो बेवकूफ़ लड़की कहाँ समझती थी। तुम अपने दिल पर बोझ ना डालो फारा। यकीन करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हरम से होती है या किसी और से। उसे साथ लगाए थपकता हुआ जो तसल्ली वो बहन को दे रहा था, उसमें किस हद तक सदाकत थी ये वो भी अच्छे तरीके से जानता था, और ख़ुद फारा भी।
जब भी वो मज़ीद दुख से भर गई थी, लेकिन यहाँ खामोश रहकर भरम कायम रखना था जो अब और भी ज़रूरी होता जा रहा था। मगर ये खामोशी किसी की सुलगती हुई रूह को मज़ीद भड़काने का बाइस बन गई थी, जो बहुत जोशो खरोश के साथ फारा के पास आई थी। वापस पलटी तो कदमों में बेहद शिकस्तगी लिपटी हुई थी और आंखें हर लम्हा धुंधलाई जा रही थी। अपने कमरे में आकर वो बेड पर ऊंधे मुँह गिरी थी और जैसे आंसुओं को अपनी मनमानी के लिए आज़ादी का परवाना मिल गया। खुद पर चढ़ाया हुआ खोल आज बुरे तरीके से चटका था। रिजेक्शन का लफ्ज़ जितना तकलीफ दे है, इस अमल से गुजरना उससे भी कहीं बढ़कर अजियतनाक। वो तो बारहा उस जांग असल कैफियत से गुजरी थी। बहुत नौउम्री से ही एक तरफा मोहब्बत का अजाब उस पर मुसल्लत होकर रह गया था। वो खुद यहाँ नहीं थी, मगर उसके नाम का एहसास ऐसा भरपूर था जो उसके गिर्द हिसार बांधे रखता। उसने हमेशा अपने नाम के साथ उमर का नाम सुना था। मामा, पापा, उसका तस्करा उसे इतने प्यार से करते, ऐसे उसके कसीदे पढ़ा करते गोया वो दुनिया का सबसे हसीन शख्स हो। फिर जब उसने उसे देखा तो वो चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा ना होकर भी उसे सबसे ज़्यादा प्यारा ज़रूर हो गया था। उसका सामना हरम का रंग मुतगैर कर देता। उसका नाम दिल की धड़कनों में इंतशार बर्पा करता रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम चाहें वैसा भी हो जाए। ये खुमार उतरने के बाइस वो बातें थी जो यके बाद दीगरे हुई। मामा की फरमाइश बल्कि बेहद इसरार पर वो हरम को मैथ्स पढ़ाने पर आमादा हो पाया था, मगर बहुत जल्द उमर को यह आमादगी अपनी ज़िंदगी की भयानक गलती लगने लगी। वो उसे दुनिया की नालायक लड़की लगी थी तो वजह कुछ हरम की पढ़ाई में दिलचस्पी और लाउबालीपन था। दूसरी अहम वजह उमर की ज़ाती उलझनें थीं जिनके बाइस वो हर वक्त झुंझलाया रहता था। इस झुंझलाहट में उसने मामूली गलती पर हरम को बेदरेक थप्पड़ दे मारा था तो सही मानों में हरम के सुनहरे ख्वाबों का ताजमहल इस दर्जा तौहीन तस्दीक पर लम्हों में बिखर कर रह गया था। अहमियत और मोहब्बत के जो जवाब में ऐसी बेरुखी और बेतनाई का मुजाहरा उसके दिल को सिर्फ शाकी नहीं कर रहा था बल्कि शदीद दुख से भी दो चार कर गया। बात अगर यहीं तक रहती तब ठीक थी। कॉलेज में एडमिशन के बाद जब उसे पिक एंड ड्राम करने की जिम्मेदारी भी उमर पर डाली गई, जिसे तोहन व करहन कबूल करते वो उसे नसीहत करना नहीं भूला था। बात सुनो, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज में किसी को अपने इस फजूल ताल्लुक के मुतालिक ढिंढोरा पीटने की, समझी। बेहद रूखे और सर्द अंदाज में उसे बावर कराता हुआ उमर हरम की आंखों से बचे खुचे खुशफहमी के बाकी मानदा एहसास भी नोच कर फेंक गया था। उसके बाद उस हकीकत से आगाह होना भी ज़रूरी नहीं था कि उमर ने यह पाबंदियाँ उस पर किस वजह से लगाई थी। वो ना सिर्फ चिड़ी थी बल्कि हर्ट हुई थी, इस तौहीन अमेज़ अंदाज पर बिफर गई थी। वो मोहब्बत जो किसी पर भी आश्कार ना हुई थी, इन जज्बों को उसने अजियत की आग में जलते देखा था, जवाबन इंतकाम पर उतर आई। नाजुक, मासूम और धीमी और सुबक हरम बहुत उखड़, ज़िद्दी और बेलिहाज हो गई, मगर उसकी असल वजह से तो कोई भी आगाह नहीं हो सका। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि घर के सभी अफराद केयरिंग और लविंग थे। उसकी बदतमीज़ी को इग्नोर करके मोहब्बतें लुटाने में मसरूफ़, ऐसे में वो कहाँ तक अपनी रविश अपनाती जब भी ये हथियार कंद हुए थे। मगर उमर के लिए नहीं, उसका अहद था खुद से। उसने इस शख्स को अपने सामने झुकाना था, बखेरना था, मगर उल्टा उसे लगने लगा था कि वो खुद ही बिखर गई है, टूट रही है। आज़र खां और उससे वाबस्ता हर बेवकूफ़ी सरासर उमर की तवज्जो हासिल करना किसी तरह भी सही, मगर उसे उस नज़रअंदाजी से रोकना था। मगर एक वक्त आया था जब उसे लगने लगा ऐसी हिमाकतें करके उसके खुद अपनी राहों में कांटे बिछा दिए हैं। उमर की बेनियाजी तो क्या ख़त्म हुई, वो तो उसे खुद से कुछ और भी फासलों पर महसूस होने लगा। और ये नुकसान ऐसा नुकसान था जो उसे घंटों के हिसाब से रुलाता था, झुंझुलाए रखता था। और फारा का ख्याल था वो आज़र खां की किसी और में इन्वॉल्वमेंट से हर्ट हुई है। अब की उमर के अल्फाज उसके अंदर सन्नाटे उतार गए थे। उसे वाकई उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था। यह एहसास जितना भी हद तक आमेज़ और वहशत अंगेज़ सही, मगर वो कोई हतमी फ़ैसला करने पर ज़रूर मजबूर हो गई थी। बहरहाल उसे उम्र भर की ये ज़िल्लत, ये नज़रअंदाजी हरगिज़ गवारा नहीं थी। उसने टहलना मौकूफ़ किया और मुस्तरिब नज़रों को वॉल क्लॉक की जानिब फेरा। रात के 11 बज रहे थे। फारा उस वक्त तक लाजमी सो जाती थी। चाचू और चाची तो रात के खाने के बाद ही अपने कमरे में चले जाते थे। उनकी मदाखलत का हरगिज़ खदशा नहीं था। गहरी सांस भर के उसने खुद को कदरे कंपोज किया और आगे बढ़कर एहतियात से दरवाज़ा खोला। राहदारी नीम तारीक और सुनसान थी। मध्यम रोशनी में मैरून कारपेट का गुलाबी डिज़ाइन मोतियों की तरह चमकता नज़र आ रहा था, जिसे रोनती हुई वो बेआवाज़ कदमों के से आगे बढ़ती उमर हसन के कमरे के दरवाजे पर आन रुकी। दस्तक को उठा हाथ फिर से एहतियात का दामन थामता पहलू में गिर गया। मध्यम सी आवाज़ पैदा करके भी वो किसी को चौंकाने के हक में नहीं थी। यह एहतियात इस अमर में राजदारी की अहम ज़रूरत थी। नाप घुमाकर उसने दरवाज़ा पुश किया और डूबते दिल के साथ अंदर कदम रख दिया, मगर पहले ही मरहले पर शर्मिंदगी और बौखलाहट से दो चार होना पड़ा।
कौन? वो ड्रेसिंग रूम से ही पूछने लगा। सॉरी, मैं कुछ देर में आ जाती हूँ। उसकी आवाज़ पर वो वापस पलट गई। मुझे वाइट ड्रेस की शर्ट नहीं मिल रही। पता नहीं फारा ने धुलाई के बाद मेरे कपड़े वापस क्यों नहीं रखे वार्डरोब में। प्लीज़ तुम मेरी मदद। हरम अनसुनी किए तेज़ी से निकल आई। दिल खाली सा था मगर उस पर अजीब सी हलचल मच गई थी। होंठ कुचलते हुए वो वापस अपने कमरे में आके सोफे पर ढह गई। ये फैसला हरगिज़ भी आसान नहीं था। महज अना की सर बुलंदी की खातिर वो हमेशा की दस्तबरदारी इख्तियार कर सकती थी। इससे उमर हसन की उम्र भर की नागवारी को सहना भी आसान नहीं था। वो उस दोहरी अजियत से खुद को बचाना चाहती थी। उससे दूर, बहुत दूर जाके ये ज़रूरी था उसके लिए। खैरियत? मुझे लगा तुम्हें कोई काम था मुझसे। मैंने मुनासिब समझा पूछ लेना। उसकी सोचों के भाव को रोकने का बाइस दरवाजे पर दस्तक के बाद उभरने वाली उमर हसन की भारी आवाज़ थी। वो स्लीपिंग गाउन में मबूस, आंखों में नींद की खुमार की सुर्खी लिए संजीदगी से मतवज्जा था उसकी जानिब। हरम चंद सानियों को कुछ बोलने के काबिल हो सकी, ना उससे निगाह हटाने के। अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ ले आए। अगर ये जहमत कर ही ली है तो। उसने पहले खुद को संभाला, फिर अपने दिल और नज़रों को काबू में करने के बाद अपने मखसूस काटदार लहजे में गोया हुई थी। उमर ने कुछ तौक़ुफ़ किया था, फिर कदम बढ़ाकर कमरे में उसके मद्दे मुकाबिल सोफे पर आ बैठा। इतना तो वो भी जान गया था, हरम ने अगर रात के इस पहर का इंतखाब किया है तो वह घर के अफराद के सामने ये बात कहने से गुरेज़ा होगी। उसने अपनी सवालिया निगाहों को हरम के चेहरे पर जमाया था। गुलाबी चेहरा इस पल मुतवर्रम और सता हुआ लगता था। नम पलकों का बोझलपन दिलकशी समेटे हुए था। गुलाबी फूल सी लड़की उसके जहन में एक नज़म का मिसरा गर्दिश करने लगा। तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा उमर हसन कि हम जहनी एतबार से बहुत फासले पर हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस बंधन को निभा सकेंगे जो बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने बांध दिया था, हमारी रजामंदी को अहमियत दिए बगैर। वो जितने रसान से गोया हुई थी, उमर का चेहरा उतनी तेज़ी से फीका पड़ने लगा। तुम मेरी नापसंदीदगी से आगाह तो हो चुके होगे, ऐसे में तुम चाहोगे कि ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर चलो। यहाँ इस मकाम पर जब वो सब हार रही थी, उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स, अना और खुददारी को फिर भी हारने नहीं दिया। उमर हसन ने होंठ भींच लिए थे, इतनी बेदर्दी से, इतनी सख्ती से कि मुंह में खून का नमकीन जायका घुलता महसूस होने लगा। वो खामोश था, साकिन और सख्ताज़दा। वो जानता था ये वक्त उसकी ज़िंदगी में आना है। उसके बावजूद वो खुद को तैयार नहीं कर सका था, तो ये लाजमन उसकी अपनी गलती थी। हरम ने उसकी जामिद खामोशी पर उसे बगौर देखा था। इस मुकाम पर जब वो सब हारने पर आमादा थी, मगर दिल के किसी कोने में ख्वाहिश भी थी वह रवायती मशरकी मर्दों की तरह रिएक्शन ज़रूर दे, बिफर जाए, इसे भले थप्पड़ रसीद कर डाले, मगर उस पर अपना हक जताए और उसका मुतालबा मानने से साफ साफ इनकारी हो जाए। उसकी रज़ा पर अपनी मर्ज़ी को तरजीह दे और उसके मानने से साफ इनकार कर डाले। मगर ये सब तब होता अगर उमर हसन को उसकी ज़रूरत होती। उसके अल्फाज ने साबित किया था कि उसे उसकी ज़रूरत कभी थी ना होगी। हाँ, मैं आगाह हूँ और ज़बरदस्ती का कायल भी नहीं। तुम बेफिक्र हो, मैं वही फ़ैसला करूँगा जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके चेहरे के तासुरात देखे बगैर चला गया। हरम बेमायगी और शिकस्तगी के एहसास समेत इस सख्ते से निकलकर फूट फूट कर रोती चली गई। उसका आखिरी बार भी बेकार गया। वो एक बार फिर जीतने की ख्वाहिश में बुरी तरह कट गई थी, मुकम्मल तौर पर हार गई थी। मुझे इन बातों से हरगिज़ कोई मतलब नहीं मॉम, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप फ़ौरन से पेशतर वापस आए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, एक मिनट भी नहीं। अपने ध्यान में अंदर आती हुई फारा ने उसकी खब की छलकाती तुंद और तेज़ आवाज़ सुनी थी तो एकदम जैसे धक से रह गई। वो सेलफोन पर महवे गुफ्तगू थी, चेहरा गमो गुस्से की ज़्यादती से जैसे अंगारा हो रहा था, तो आंखें खून छलकाने पर आमादा थीं। दूसरी जानिब मॉम ने क्या कहा था, फारा को इल्म नहीं हो सका कि वो तो उसकी आखिरी बात को सुनकर ही शदीद किस्म की तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। वजह बताना इतना ज़रूरी नहीं है क्या? ये काफ़ी नहीं कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती? और सुन ले, मेरा दिमाग हरगज़ भी ख़राब नहीं हुआ है। अब कि वो चीखने के अंदाज में कह रही थी, मगर गले में उतरती नमी ने उसकी आवाज़ बेतहाशा बोझिल कर दी थी। दूसरी जानिब माम ने इस मताले पर यकीनन उसे झाड़ पिलाई थी। जब ही वो एकदम से सिलसिला मुनक़त्ता करती, तैश से सेलफोन दीवार पर खींचकर मारने के बाद यकीनन अगला कदम धुआंधार अंदाज में रोने का अंजाम देना चाहती थी कि उस पर निगाह पड़ते ही चेहरे को धुआं होने से नहीं बचा सकी। इतनी खफा क्यों हो हरम? उसे तेज़ी से पलट कर बाहर जाते देखकर वो बेहद लजाजत और आजिज़ी से बोली थी। हरम के आंसू गालों पर उतर आए। फारा को इन आंसुओं से शदीद किस्म के कर्ब से दो चार कर डाला था। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। उसकी अपनी आवाज़ भीगने लगी थी। उसे अभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि हरम कितनी अजीज़ है उसे, अपनी तमाम तर बेतनाई और बेरुखी के बावजूद भी। तुम्हें अगर माफ़ कर भी दूँ ना फारा, तो तुम्हारे भाई को नहीं कर सकती। शदीद नफ़रत है उससे मुझे। सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं उसकी, इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो नमी भरे लहजे में गुर्राई थी और कतरा कर भागती चली गई, जबकि फारा सख्ते के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई।
वो अपने घर चली गई थी। उसकी ज़िद और खुदसरी के सामने वो सब बेबस नज़र आ रहे थे। चाचू तक भी ये बात पहुंची थी और चाची, ये पहला मौका था कि हरम के इतने शदीद रवैये के बावजूद वो हरम से मुतनफ़र नहीं हुई, बल्कि उसे बहलाने और मनाने की कोशिश में मसरूफ़ रहीं। उन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है फ़ारा, फॉरगेट इट। फ़ारा की दिलजोई से भी वो नॉर्मल ना हो सकी। ये सब कहते हुए जितनी मायूसी उसके लहजे में उतरी, फ़ारा को उससे मज़ीद अपसेट कर दिया था। कुछ कहे बगैर वो उसके सामने से हट गई थी और मुसलसल उमर का नंबर मिलाकर एक ही तकाजा करती रही, आप फौरी तौर पर घर आके मेरी बात सुने। खैरियत, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जवाब में उमर हसन चंभे में गिर गया। ये तो आपको रूबरू ही बता सकती हूँ मैं, बस घर आ जाएं फ़ौरन, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। उसके ज़ब्त ने जवाब दे दिया तो वो चीखी ही नहीं, सिसकियाँ भी भरने लगी। शायद यही वजह थी कि महज आधे घंटे बाद उमर हसन उसके सामने था, तमाम तर परेशानियों तशवीश के आसार चेहरे पर सजाए हुए। फ़ारा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? उसका इज़्तिराब छलका पड़ता था। इस बात को छोड़े, ये बताए आप घर क्यों नहीं आ रहे? 3 दिनों से किससे भाग रहे हैं? और हरम को क्या कहा आपने कि वो यहाँ से जाने से मजबूर हो गई? फ़ारा की नज़रें उसके चेहरे पर जिस मशकूक अंदाज में जमी थी, उसके अल्फाज की निस्बत उमर को उन नज़रों के शाकी अंदाज ने तकलीफ़ से दो चार कर दिया। हरम हरम के तमाम फैसले उसकी ज़ाती सोच पसंद के मुताबिक होते हैं। मेरा उनमें हरगिज़ भी कोई अमल दखल नहीं। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, बेहतर है तुम खुद को इस मामले से अलग रखो। वो बोला तो उसका लहजा बेहद सर्द और गसीला हो रहा था। फ़ारा तो उसको इतने गुस्से में देखकर शशदर होने लगी। बात सुने भाई, आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते, इसलिए भी कि मैं पहली बार हरम को नहीं, आपको गलत समझ रही हूँ। उस रात मैंने खुद आपको आधी रात के बाद हरम के कमरे से निकलते देखा था। हरम के इस फैसले के पीछे यकीनन यही वजह। उमर जो दरवाजे तक पहुंच गया था, कुछ ऐसे ज़मीन में गड़ा कि एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। बहन के अल्फाज ने उसे अर्क रेस करके रख दिया था। वो नज़रें नहीं उठा सका था। उसकी समातें सनसना रही थीं। होंठ भींचे वो एक लफ्ज़ कहे बगैर पलटा था और राह में आई हर शय को ठोकरों की जद पर रखता बेहद ख़तरनाक मूड में जिस वक्त हरम के सामने आया, वो सर दर्द की दवा लेने के इरादे से किचन में आई थी, मगर उसे सामने पाकर वो भी नहायत खौफनाक तासुरात के साथ चंद लम्हों को खैफ होकर रह गई। चलो मेरे साथ। उसने हरम का हाथ दबोचकर घसीट लिया। क्या बदतमीज़ी है ये, छोड़ दो मुझे। वो हवास बाख्ता होकर चीखी। तुम खुद वजाहत करोगी, जो भी बकवास तुमने फ़ारा के सामने की है, समझी? उसकी कलाई को ज़ोरदार झटका देते हुए दबे हुए लहजे में चिल्लाया तो हरम की घबराहट उलझन में बदलने लगी। व्हाट नॉनसेंस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तुम क्या चाहते हो? दूसरी बात यह है कि अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ आई हूँ तो उसका साफ मतलब यही निकलता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। उसके लहजे में जितनी भी तलखी और नखुवत थी वो उसके लिए तैयार था, मगर उमर इस पल तमाम लिहाज भुलाए बेहद भटके हुए अंदाज में उसे बाजुओं में जकड़कर इश्तियाल भरे अंदाज में अपने रूबरू घसीट लाया। तुमने अलहदगी चाही थी मुझसे, मैं ये मुतालबा तुम्हारा ज़रूर पूरा कर देता अगर तुमने अपना दामन साफ रखने की खातिर मुझ पर कीचड़ ना उछाला होता। मैं रात को तुम्हारे कमरे में गलत इरादे से घुसा था, इसलिए तुम्हें मेरा घर छोड़कर आना पड़ा। मोहतरमा हुर्मत साहिबा, ये फजूल कहानी सुनाते आपको ये भी याद रखना चाहिए था कि आप मेरी मनकूहा थीं। मेरा अमल किसी भी लिहाज से नाजायज़ नहीं था जिसे आपने नाजायज़ बनाकर पेश किया। गोया कि तुम भी जानती हो मेरा इरादा क्या था, मगर उसका बहतान तुम इस तरह भुगतोगी कि मैं अब हरगिज़ भी तुम्हारे साथ ताउन पर आमादा नहीं हूँ। तुम्हारी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद तुमसे ही शादी करना पड़ेगी, तो इसकी वजह सिर्फ अपनी नहीं, मुझे तुम्हारी इज्जत का भी भरम रखना होगा। इसके अलावा इस फैसले के पीछे कोई और ख़ास मोहरक नहीं। एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता उसे घूरता। इस पर हमेशा से वो कहीं ज़्यादा रूड और शफाक लगा था वो हरम को। उसके इसी शदीद मूड में वापस लौट जाने के बाद वो अजीब सी शिकस्तगी के एहसास से दो चार होती वही घुटने टेक कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ सकी इस शख्स की बदगुमानी पर आज़र्दा हो या फिर उसके हमेशा के मिल जाने पर बाकी तमाम नुकसानात भुलाकर खुशी मनाए। यह तो कमाल ही हो गया भाई ने तो बिल्कुल हीरो वाला काम कर दिखाया। काश मैंने बहुत पहले उन पर शक किया होता, चाहे झूठा ही सही, वरना आपकी बजाय बहुत पहले ही ये काम अंजाम पा गया होता। उमर ने किस तरह बात की थी कि उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। यहाँ तक कि माम और डैड ने भी एतराज़ नहीं किया। वो लोग हज की अदायगी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आ रहे थे। अलबत्ता तारीख मुकर्रर करके शादियों की तैयारियों की इजाज़त ज़रूर दे दी थी। फिर वो जितनी हरासा थी, बीच के ये दिन इतनी तेज़ी से गुजरते चले गए। तुम बताओ बन्नो रानी, यहीं से रुखसत होकर जाना है या आपके दूल्हे राजा के घर अभी से ले चलें? फ़ारा जितनी खुश थी उसी हिसाब से उसका मूड खुशगवार था। इतने ही चुटकुले सूझ रहे थे। तुमने क्या कहा था उमर से फ़ारा कि वो इतने गुस्से में था, जबकि तुम जानती भी हो कि मैंने उसके हवाले से कोई बात नहीं की थी तुमसे। हरम का ज़हन उसी
एक बात पर अटका हुआ था, उसे नुकसान दर नुकसान के इस सिलसिले को रोकना था। वो उसे सिर्फ नापसंद नहीं करता था, उसे अब गलत भी समझता था, और ज़िंदगी गलत फहमी और नफ़रत की नज़र करना हरगिज़ अक्लमंदी नहीं थी। सॉरी यार, उस रोज़ तुम्हारी मोहब्बत में मैं कुछ हाइपर हो गई थी भाई से बात करते हुए, लेकिन देखो ना, नतीजा तो अच्छा निकला। फारा ने दांत निकालते हुए हद दर्जा हिमाकत का सबूत पेश किया। हरम उसे देख कर रह गई, होंठ कुचलते हुए वो मुस्तरिब सी बैठी रही। तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो बताओ मुझे। फारा से उसकी परेशानी मख्फी नहीं रह सकी। हरम ने जवाब नहीं दिया तो उठकर उसके करीब आती, कंधे पर हाथ रखकर आसानी से गोया हुई थी। भाई का गुस्सा तो उतर भी गया है यार, क्यों खामखा परेशान होती हो? मुझे पूरा यकीन है कि दुल्हन बनकर तुम इतनी प्यारी लगोगी कि उनकी रही सही नाराज़ी भी दूर हो जाएगी। उसका तसल्ली देने का भी अपना अंदाज था। हरम बजाय रिलैक्स होने के पलके झपक कर आंसू अंदर उतारने लगी। फारा जो उसकी जारी मतवज्जा थी कुछ डिस्टर्ब नजर आई। प्लीज़ हरम मुस्कुरा दो अब, वरना मैं भी रो दूंगी। वो बसूरी थी। हरम ने सर्द आह भरी। वो बहुत नाला है मुझसे फारा, सारे बदले चुकाएगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना कि जी चाह रहा है कि घर से ही भाग जाऊं। वो वाकई रोने लगी थी। एक लम्हे को कुछ भी बोल नहीं सकी। आज़ खां के हवाले से उससे जो हमाकतें सरजद हुई थी वो किसी भी मर्द की अना और गैरत पर ताज़ियाना हो सकती थी। बस उसी आखिरी हमाकत की कसर रह गई थी। मोहतरमा, इस जहमत की ज़रूरत नहीं, मैं शादी से ही मना कर देता हूँ। दुनिया भर का खुश्क तरीन लहजा बेहद करीब से गूंजा। हरम के साथ फारा भी हड़बड़ा के रह गई। हरम के तो आसान ही खता हो गए थे। उसके चेहरे पर निगाह डालते ही जिस पर इतनी खौफनाकी का तासुर था कि उसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में उछलकर हरक में आ गया। वो जैसे बिना हट गया था वैसे ही चला भी गया। हरम ने फक चेहरे के साथ फारा को देखा जो सख्ता ज़दा सी खड़ी थी। फारा बौखलाकर उसके पीछे भागी थी। भाई मेरी बात तो सुने, मगर वो अनसुनी करके बाहर निकल गया। हरम मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाती बैठी की बैठी रह गई। मेरे खुदाया, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? उसकी आहें कराहों में बदलने लगी। फारा उसे संभालने की कोशिश में हलकान थी जो रेत की मानिंद हर लम्हा बिखर रही थी। उसने होंठ सख्ती से भींचे और अपने कमरे का दरवाज़ा अपने पीछे एक धमाके से बंद किया। उस इनकार का रद्दमल इतना ही शदीद था जितना होना चाहिए। मामा पे तो जैसे गशी तारी होने लगी थी। इतनी सख्ती से 2 टोक इनकार, वो भी शादी से 2 दिन पहले, जबकि कार्ड तक बढ़ चुके थे और शाम में मायूं की रस्म अदा होना थी। मेहमानों के साथ खुद हरम की फैमिली भी आज ही सऊदीया से यहाँ वापस पहुँच रही थी। उमर जैसे मैच्योर शख्स से तो उन्हें हरगिज़ भी ऐसी जज्बाती तो अहमकाना बात की तवक्को नहीं थी, मगर अब वो जिस शिद्दत से अपनी बात पर अटका था और किसी की परवाह नहीं कर रहा था, ये बात बहुत तशवीशनाक थी। उनके असाब मफलूज होने लगे थे। जब भी ब्लड प्रेशर शूट करने लगा, हरम और फारा तक भी ये खबर पहुंच गई। हरम का रंग तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगा था। फारा मम्मा की पट्टी से लगकर बैठी तो हरम कुछ सोचे समझे बिना गम गुस्से की शदीद कैफियत में उमर के कमरे तक चली आई। उमर जो बेड की पायंती पर टिका जूते उतारने में मसरूफ था, उसे देखकर उसकी पेशानी नागवारी शिकनों से भर गई। शादी से इनकार क्यों कर रहे हो तुम? वो मुठियां भींचकर घुर्राई। क्या करने आई हो यहाँ? नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसे घूरता हुआ जोर से धाड़ा, लेकिन वो हरगिज़ खैफ नहीं हुई। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, जो पूछा उसका जवाब दो। हरम को आग सी लग गई थी। उसका लहजा तुंद भी था और तलक भी। उमर को उसी हिसाब से गुस्सा है। मैं पाबंद नहीं हूँ तुम्हारा, समझी? और अब जाओ, अब यहाँ से जाओ। मैं नहीं समझता कि किसी वजाहत की ज़रूरत अब बाकी है। उसके बेलिहाज सर्द व सफाक अंदाज ने एक लम्हे को हरम को बिल्कुल सुन करके रख दिया, मगर अगले लम्हे वो इस तौहीन अमेज़ अंदाज पर बिफर सी गई जब एक झटके से इसका गिरबान पकड़ लिया। कैसे पाबंद नहीं हो तुम? क्यों ज़रूरत नहीं है वजाहतों की? मिस्टर उमर हसन, तुम मेरी ज़िंदगी से खेल जाओ, मुझे तमाशा बना के रख दो, मैं चुपचाप सह लूँ। क्यों? वो घुटी हुई आवाज़ से चीखते हुए बोले गई थी। उमर का चेहरा न जाने किस जज्बे के तहत बेतहाशा सुरख पड़ गया। उसने पहले उसका हाथ अपने गिरबान से झटका, फिर दरमियानी फासला बढ़ाया। उसके बाद बोला था उस भींचे हुए लहजे में टूटते कान जैसी चुभन थी। तमाशा मैं नहीं, तुम खुद अपने आप को बनाती रही। ये तुम्हारी इज्जत का ही ख्याल था कि मैं इस फैसले पर मजबूर हुआ हूँ। तुम घर से भागो, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरे ख़ानदान का तमाशा लगेगा। ये मंजूर नहीं था मुझे। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बर्दाश्त करते हैं ये लोग, निस्बतन छोटा गम आ जाएगा सब्र भी उन सबको। वो अब उसे नहीं देख रहा था। उसकी आंखों का रंग इस पर खतरनाक हद तक सुर्ख था। हरम का शर्मिंदगी के साथ खफत व मलाल से भी बुरा हाल था। कुछ कहे बगैर वो गिरने के अंदाज में घुटनों के बल बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखे आंसू भरी नजरों आंखों से उसे देखती रही। बस यही शिकायत थी आपको मुझसे? उसके गले के साथ उसकी आवाज़ भी भराने लगी। उमर ने झिल्लाकर उसके उस अंदाज को देखा था। इन फजूल सवालों का अब मकसद? आप इस शादी से मना नहीं करेंगे उमर? प्लीज़ ऐसा मत करें। वो आज जिसे कहती सिसकी। उमर उसी हिसाब से झिल्लाने लगा। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, जबर का भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम पसंद नहीं करती मुझे, और आप कुछ नहीं जानते मिस्टर उमर, कुछ भी नहीं। बात सुने,
मैं कभी इस रात से पर्दा ना उठाती अगर आज ज़िंदगी के इस अहम मौके पर सूरत हाल पे ये रुख ना ले लेती। आप समझते थे मैं आपको पसंद नहीं करती उमर? मुझे आपकी सांवली रंगत पर एतराज़ है उमर। वो मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाने लगी, आंसू तवातर से बह रहे थे। ये सब धोखा था, खुद को ढांपने का एक बहाना और पर्दा। मैं आज़िर खां से नहीं, रोज़े अव्वल से आपसे मोहब्बत करती थी। इससे कबल इसको अयां करती मैंने जाना उस शख्स को मेरी मोहब्बत से तो क्या मुझसे भी गर्ज नहीं, जिसे मेरा सामना खुशी नहीं देता, जिसे उस रिश्ते की तशहीर पसंद नहीं, जब भी वो अपना मुझसे बंधा ये मुकद्दस ताल्लुक आश्कार करने से बिलखसूस मना करता है। वो उम्र ऐसी थी जब मेरे जज्बे नौखेज से और पजीराई के ख्वाह भी। आपने उन पर ओस डाल दी इतनी बेदर्दी से कि मैं अंदर ही अंदर घुटती और सिसकती रही। तौहीन और रद्द हो जाने का एहसास इतना जानलेवा हुआ था कि मैं कदम कदम पर आपको रद्द करने और झुटलाने में मसरूफ़ हो गई। बात अगर यहीं तक रहती तो भी ठीक था। मैंने आपकी तवज्जो हासिल करने के बेहद फजूल हरकतें शुरू कर दी। आज़िर खां से मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार, मेरा ख्याल था आम रवायती मर्दों की तरह आप भी शदीद रिएक्शन देते हुए मुझ पर अपना हक जतलाएंगे, मुझे इस हरकत से सख्ती से मना भी करेंगे, मगर आपकी चश्मपोशी ने उल्टा मुझे बखेर कर रख दिया। जब मैंने ये जाना कि आपको मुझ में इतनी भी दिलचस्पी नहीं कि बात अधूरी छोड़कर वो और शिद्दत से रोने लगी। उमर सख्ता ज़दा खड़ा रहा, गैर यकीनी के शदीद एहसास समेत, यूँ जैसे उसकी कही हुई बातों ने उसे चंबे में मुब्तला कर दिया हो। मान उसके तासरात बदले, तहय्युर की जगह तनफ़्फ़ुर ने ले ली और चेहरे के अज़लात गसीले अंदाज में तन गए। वो बोला तो उसका लहजा भी तलखुतुर्श और गसीला पन लिए हुए था। मैं तो रवायती मर्द नहीं था, साबित हो गया, मगर तुम्हें भी खुद को रवायती लड़की बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। मजबूर, बेबस, लाचार, रवायतों में जकड़ी हुई, मुनाफिक, झूठी। लोग चंद दिन बातें ज़रूर करेंगे फिर भूल जाएंगे। तुम उम्र भर के लिए खुद को मसलूब क्यों कर रही हो? अल्फाज ऐसे थे जो खंजर छुरियां बनकर हुर्मत को लगे थे। वो पहले तो जैसे समझी नहीं, जब समझी तो गम और गुस्से और सदमे की कैफियत के बाइस पत्थरा सी गई। यानी वो इतना ही समझा था कि उसे, या फिर इतना फासले पर था कि इसे कि सच और झूठ की परख भी नहीं पा रहा था। आपको मेरी बात का अब भी यकीन नहीं? वो बोली तो उसकी आवाज़ में बला कर रंज उतरा हुआ था। गले की भराहट लहजे में उतर आई। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम जो कह रही हो वो सच है? वो उल्टा खफा हुआ। कोई सबूत नहीं। हाँ, मगर मैं आपको यकीन दिलाने को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। वो यकदम बदली हुई मगर खौफनाक हद तक सर्द आवाज़ में बोली थी। इससे कबल कि वो कुछ समझता वो पलटकर भागती कमरे से निकली। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा गैर मामूली था कि उमर सटपटाकर उसके पीछे लपका था। वो मजनूनाना अंदाज में टेरेस की जानिब भागते पाकर वो कुछ और भी अलर्ट हुआ था, और अगर एक लम्हे की ताख़ीर हो जाती उसे पकड़ने में तो वो उसी जुनूनी कैफियत में टेरेस की रेलिंग से खुद को नीचे गिरा चुकी होती। ये क्या हिमाकत है हरम? उमर के अपने हवास झुंझुना उठे थे उसकी इस दर्जा हिमाकत पर। छोड़े मुझे इस बदनामी से, ये मौत हज़ार दर्जे बेहतर है जो आप मेरा नसीब करना चाहते हैं। वो मचलती तड़पती पूरी कुव्वत से रोते हुए चिल्लाई। उमर इसी कदर खाइफ हुआ। बहरहाल उस वक्त जितनी आकड़ पोजीशन में उसके बाजू में थी, किसी का सामना हरगिज़ भी मुनासिब बात नहीं था, जबकि हरम एक हशर उठा देने के दर पे थी। ओके फ़ाइन, रिलैक्स हरम, मुझे यकीन है तुम्हारी बात का वही होगा जो तुम चाहोगी। टेक इट इजी। वो उसे नॉर्मल करने को कदरे तेज़ तेज़ बोलने लगा और यूं ही थामे हुए कमरे में लाया। हरम हनूज सिसक रही थी। प्लीज़ हरम चुप हो जाओ, मान लिया गलती मेरी थी। वो सख्त आजिज़ हुआ कह रहा था। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती? वो यूं ही सिसकते हुए चीखी। सॉरी, उमर ने बिला झिझक कहा, अंदाज जान छुड़ाने वाला था। मैं तुम्हारी जानिब से इजहार और रद्द अमल की ख्वाहिशमंद थी, मगर अगेन सॉरी। वो फिर उसी अंदाज में बोला। मुझे दबू और कमज़ोर मर्द अच्छे नहीं लगते जो पसंदीदगी के बावजूद इजहार से डरते हैं। वो उसी अंदाज में बोली तो अब के उमर ज़ोर से चौंका और उसे बेसाख्ता अंदाज में तकता चला गया। पसंदीदगी के बावजूद उसका अंदाज खुद कलामी का था। तुम क्या समझते थे कि मुझे खबर नहीं थी? उमर, मेरे ध्यान के तमाम इर्तकाज़ तुम्हारी जानिब लगे थे, तो ये कैसे मुमकिन था मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसासात की खबर ना हो पाती? वो सिर्फ शाकी नहीं हुई, रूहानी भी हो गई। उमर को अनजानी सी निदामत ने आन लिया। उसे यकायक एहसास हुआ वो इस बेहद ख़ास लड़की के साथ वाकई ज़्यादती करता रहा है अनजाने में। एक बात बताओ, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते थे? क्यों मेरी हर बात मान लेते थे? मेरी बदतमीज़ियों के बावजूद तुमने कभी मुझे डांट के इस ताल्लुक़ और मोहब्बत का एहसास क्यों ना बख्शा? मैंने कहा मुझे तुमसे अलग होना, तुमने कहा ठीक है। क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना हूँ? बहते आंसू पूछे बगैर वो भर्राई आवाज़ में बोल रही थी। उमर को नदामत के साथ अब परेशानी ने भी अपने हिसार में जकड़ लिया। वो हिस्टेरिक हो रही थी।
यकीनन बेहद खुद तरसी का शिकार। मुझे तुम्हारी बात मानना अच्छा लगता, मेरे नज़दीक तुम्हारी खुशी अहमियत की हामिल थी, अपनी खुशी से भी ज़्यादा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं तुम्हें खुद पर फोकियत देता था? वो बहुत सोच समझ कर बोला था कि वो कदरे पुरसकून हो सके, मगर वो कुछ और हाइपर हो गई थी। जब ही चीखी, नहीं लगता था? अच्छा उमर, मुझे बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे वाकई? उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है हरम? मेरी मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुमसे दस्तबरदार हो गया। हालांकि मुझे उम्र भर अधूरा रहना था, मगर वो पहली बार खुलकर यूं इजहार कर रहा था। हरम को लगा अंदर भड़कती आग पर ठंडे छींटे गिरने लगे हों। हरम कुछ देर उसे आंसू भरी नजरों से यूं ही तकती रही, फिर आस्तिकी से सर झुकाकर भीगी आवाज में गोया हुई, कोई भला ऐसा करता है? लहजा यकायक हलावत लिए हुए था। क्या अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज़र से नहीं बल्कि तुमसे? वो चंद सानिया रुकी, फिर बोली, ये बात मैं भी जानती थी उमर कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मुझे इस अंदाज की मोहब्बत नहीं चाहिए थी। ये खामोश और मस्कीन किस्म की बेबसी मोहब्बत मर्द की शान नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत थी तो डंके की चोट पर इजहार करते, मुझ पर हुकूमत करते, ना कि मेरे ताबे बन जाते। मुझे तो ऐसी ही मोहब्बत चाहिए। आइंदा तुम मुझे गलत बात पे ज़रूर टोकोगे। अगर मैं ना मानूं तो अपनी ताकत के बल पर मनवाओगे, ताकि यानी वो उसके रुक जाने पर चौंकता हुआ बोला, ताकि मैं कोई गलत कदम ना उठा बैठूं। ओके मादाम, फिर ठीक है। अब चंद दिनों बाद ही हमारी शादी है। तुम इस वक्त इतनी प्यारी लग रही हो, क्या ख्याल है अभी से ना रोक लूँ तुम्हें इस कमरे में? आना तो बिलाखिर तुम्हें यही है ना? वो एकदम पटरी से उतरता हुआ बेहद गंभीर लहजे में बोला तो हरम की गड़बड़ाहट देखने लायक थी। वो तेज़ी से भागी थी और उमर के कहके उसके दूर तक पीछा करते गए। इसके साथ ही यहाँ ये कज़न बेस खूबसूरत सा नावल अब तक इख्तिताम को पहुँचता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।